नमस्ते स्टूडेंट्स, राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट की ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल की अपनी जो पहली क्लास हो चुकी है उसमें आपको भौतिक भूगोल के अर्थ बताया था, भौतिक भूगोल की परिभाषाएं बताई थी। आज अपन भौतिक भूगोल की शाखाओं के बारे में बताया था, उसकी अध्ययन सामग्री के बारे में बताया था। उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए आज अपन भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। आधुनिक मत भी हैं, प्राचीन मत भी हैं। इनके बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो अपन आज का जो अपना टॉपिक है वह पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है। पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति देखिए स्टूडेंट्स, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन काल से वर्तमान तक आज भी बहुत से प्रयोग हो रहे हैं। प्राचीन काल में भी बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्वानों ने अपने मत दिए थे। वर्तमान में भी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आंकड़े, यानी कि बहुत से वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपने अलग अलग मत देते हैं। उन सभी मतों के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ये माना जाता है कि प्राचीन काल के जो मत हैं उनके बारे में और आधुनिक मतों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सभी ग्रहों में सबसे अनोखा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। सूर्य की सभी ग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह माना जाता है वह पृथ्वी है। अनोखा ग्रह है, आश्चर्यचकित ग्रह है। इसका मुख्य कारण यही माना जाता है कि अन्य सभी ग्रह के जीवन की संभावना या जीवन का विकास नहीं हुआ है और पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दो मत दिए गए। एक तो था प्राचीन मत और दूसरा था आधुनिक मत। आधुनिक मत, प्राचीन मत और आधुनिक मत। प्राचीन मत में माना गया है कि प्राचीन मत में धार्मिक ग्रंथों और धर्मगुरुओं धार्मिक ग्रंथों और धर्म गुरुओं, प्राचीन मत में धार्मिक ग्रंथों और धर्मगुरुओं के मतों का वर्णन किया गया है, जो एक प्रकार से अस्वीकार कर दिया गया है। क्योंकि इस प्राचीन पृथ्वी की उत्पत्ति के जो प्राचीन मत है उनको वैज्ञानिक दृष्टि से कसौटी पर सही नहीं उतारा गया, इसलिए इनको एक तरह से नकार दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों में जैसे कुछ भी, जैसे मिस्र के लोग ये मानते थे कि पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी एक विशाल अंडा है और प्राचीन काल में जब इस विशाल अंडे के टुकड़े हो गए तो एक तो स्वर्ग बन गया और दूसरा क्या बन गया? ग्रह बन गया, जो एक प्रकार से एक सोची समझी
विचारधाराएं थी। दूसरा था, यूरोपवासी मानते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी है जो समुद्र में तैर रही है। पृथ्वी है जो समुद्र में तैर रही है। तो इस प्रकार से अनेक स्कैंडिनेविया के लोग मानते हैं कि पृथ्वी ढालू रूप में एक वृक्ष पर टिकी हुई है। स्कैंडिनेविया के लोग मानते हैं कि पृथ्वी ढालू रूप में एक वृक्ष पर टिकी हुई है। तो ऐसे कुछ मत हैं जो बहुत प्राचीन मत माने जाते हैं, जिनका इतिहास विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। दूसरे जो मत आते हैं वे आते हैं आधुनिक मत। आधुनिक मतों का जो विचार है, आधुनिक मतों का जो विकास हुआ है, ये माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के बाद आधुनिक मतों के बारे में या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आधुनिक मतों को शामिल किया गया। आधुनिक मतों में ये माना जाता है कि आधुनिक मतों के अनुसार आधुनिक मत ये मानते हैं कि पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति के जो मत हैं उसको दो सिद्धांत दिए गए हैं। दो सिद्धांत हैं। एक तो था एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत और दूसरा था द्वितारा सिद्धांत। द्वितारा सिद्धांत, एक तारा सिद्धांत और द्वितारा सिद्धांत आधुनिक मतों के अनुसार माने जाते हैं। एक तारा सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, एक स्टार से हुई है। दूसरा माना जाता है कि द्वितारा सिद्धांत के लोग हैं जो ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों के निर्माण से, दो तारों के आपस में टकराने से, उनके द्वारा निकला हुआ जो पदार्थ है उन पदार्थों से ग्रह और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो कहने वाला है आधुनिक सिद्धांत है वो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रारंभ हुए। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत दिए गए, एक तारा सिद्धांत और द्वितारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत का मत है कि पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। द्वितारा सिद्धांत का मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग पृथ्वी की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं। उनमें से विभिन्न विद्वानों में से एक आते हैं इमैनुअल कांट की वायवीय राशि की कल्पना। इमैनुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। इमैनुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। इमैनुअल कांट की वायवीय राशि परिकल्पना में माना जाता है कि इमैनुअल कांट ने माना, ये मानते हैं इमैनुअल कांट ने अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति की जो परिभाषा दी है, इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवंस। हिस्ट्री ऑफ हेवंस में ये हेवंस पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवंस में इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ बिखरा हुआ था जो किसी प्रकार की गति नहीं करता था। अचानक इस आद्य पदार्थ में गति उत्पन्न हो गई। गति उत्पन्न होने से पदार्थ आपस में टकराने लगे। टकराने से क्या हुआ, ऊष्मा और ताप उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ यानी
गॉड पार्टिकल, आद्य पदार्थ गॉड पार्टिकल ऐसे थे जो मतलब कि ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे और उनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती थी। और ये बताते हैं कि कालांतर में अचानक उनमें गति उत्पन्न हो गई, और गति उत्पन्न हो गई तो पदार्थ आपस में टकराने लगे, और टकराने से क्या हुआ, ताप और ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ताप और ऊष्मा उत्पन्न हुई तो पदार्थ पिघल गया और गैस के रूप में बदल गया, वायु के रूप में बदल गया, और ब्रह्मांड में तीव्र गति से चक्कर लगाने लगा, जिससे एक निहारिका का निर्माण हुआ। जब पदार्थ की गति तेज होने लगी तो निहारिका में अभिकेंद्रीय बल की मात्रा बढ़ गई, और अभिकेंद्रीय बल बढ़ने से निहारिका के मध्यवर्ती भाग में पदार्थ छटक कर बाहर आ गया। निहारिका के मध्यवर्ती भाग में पदार्थ छिटक कर बाहर आ गया, और छिटक कर बाहर आने से वह पदार्थ इस निहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार से ये जो घटना थी ये एक बार नहीं बल्कि 9 बार हुई। ये जो घटना थी वो एक बार नहीं बल्कि कितनी बार, 9 बार हुई। तो ये जो 9 बार घटनाएं हुई, तो इस प्रकार से ये जो पदार्थ छिटक कर बाहर आया था वो निहारिका के चक्कर लगाने लगा, और ये जो पदार्थ निहारिका से चक्कर लगाने लगा तो ये जो पदार्थ था इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। निहारिका का जो शेष भाग था वो सूर्य में परिवर्तित हो गया। निहारिका का जो अवशिष्ट भाग था वो सूर्य में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से ग्रह की गति जब बढ़ने लगी तो ग्रह से भी उनकी आकृति के अनुसार, ग्रहों से भी उनकी आकृति के अनुसार पदार्थ छिटक कर बाहर आने लगा, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो कहने वाला है कि इमैनुअल कांट ने अपनी बाह्यग्रासी परिकल्पना के द्वारा ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में ये माना कि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, लेकिन बहुत से विद्वानों ने इमैनुअल कांट की जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की गई, जिससे कालांतर में इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं लाप्लास की निहारिका। लाप्लास की निहारिका, लाप्लास की निहारिका, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में भी लाप्लास ने यह माना जाता है कि लाप्लास इमैनुअल कांट के परिवर्तन में थोड़ा संशोधन करता है। लाप्लास कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो आद्य पदार्थ था वो प्रारंभ से ही गतिशील था, जो एक निहारिका के रूप में चक्कर लगा रहा था। तो निहारिका की जब गति बढ़ने लगी, क्योंकि निहारिका के जो मध्यवर्ती भाग में गति बढ़ने लगी, तो इस प्रकार से गति बढ़ने लगी तो तेज गति अभिकेंद्रीय बल की मात्रा बढ़ गई, और अभिकेंद्रीय बल की मात्रा बढ़ने से निहारिका के मध्यवर्ती भाग से पदार्थ छिटक कर बाहर आ गया। परिवर्तन देखिए, इमैनुअल कांट और लाप्लास में सिर्फ इतना ही परिवर्तन था कि इमैनुअल कांट पदार्थ को स्थिर मानता है और ये गतिशील मानता है, और जब निहारिका की गति तेज होने लगी तो पदार्थ छिटक कर बाहर आ गया, और पदार्थ छिटक कर बाहर आने से वो निहारिका के चक्कर लगाने लगा, और इसी पदार्थ के 9 टुकड़े हुए जो निहारिका के चक्कर लगाने लगे। तो लाप्लास के अनुसार एक ही बार पदार्थ निकलता है जो उसके 9 भागों में विभाजित हो गया, और वो 9 भाग निहारिका के चक्कर लगाने लगे, और इस प्रकार से निहारिका का जो अवशिष्ट भाग था वो सूर्य में परिवर्तित हो गया। सूर्य में परिवर्तित हो गया। तो लाप्लास ये मानते हैं, कांट तो ये मानते हैं कि 9 बार मतलब कि छिटक कर पदार्थ बाहर आया। लाप्लास ये मानते हैं कि पदार्थ एक बार छिटक कर बाहर आया, और उसी पदार्थ को 9 टुकड़े हुए, और 9 टुकड़ों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तीसरा आता है चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना।
मोल्टन की ग्राणु परिकल्पना। चेम्बरलेन और मोल्टन की ग्राणु परिकल्पना। चेम्बरलेन और मोल्टन ये मानते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति ग्रहों के अणुओं से हुई है, ग्रहाणुओं से हुई है। ग्रहाणु क्या होते हैं? ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इन टुकड़ों के आपस में मिलने से ग्रहों का निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो चेम्बरलेन और मोल्टन मानते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति ग्रहाणुओं से हुई है। ग्रहाणु ग्रहों के टुकड़े, ग्रहों के टुकड़े। चौथा है जेम्स जीन्स और हेराल्ड। जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी की जवारी परिकल्पना। जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी मानते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति ज्वार है, समुद्र में उत्पन्न होने वाले जो ज्वार है, उन ज्वारों की आपस में उत्पन्न होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। ज्वारीय घटना से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आता है रसेल और लिप्टन की द्वितार्क परिकल्पना। रसेल और लिप्टन रसेल और लिप्टन की द्वितार्क परिकल्पना। रसेल और लिटलटन की द्वितार्क परिकल्पना। रसेल और लिटलटन ये मानते हैं कि ग्रहों और उपग्रहों और सूर्य की उत्पत्ति द्वितारा से, दो तारों के आपस में टकराने से, दो तारों के आपस में टकराने से ग्रहों और उपग्रहों और की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आता है ओटो श्मिट की। नेक्स्ट है ओटो श्मिट की अंतर तारा जोड़ी परिकल्पना। ओटो श्मिट की अंतर तारा धूल परिकल्पना। ओटो श्मिट की अंतर तारा धूल परिकल्पना में बताया गया है कि ब्रह्मांड में धूल के कण बिखरे हुए थे और ब्रह्मांड में जब धूल के कण बिखरे हुए थे तो उन धूल के कणों के आपस में टकराने से या आपस में उनको संगठित होने से ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ग्रहों उपग्रहों की उत्पत्ति यानी धूल के कणों के आपस में संगठित होने से ग्रह की उत्पत्ति हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। होयल का सुपरनोवा परिकल्पना। सातवीं है होयल
सुपरनोवा परिकल्पना, सुपरनोवा परिकल्पना। होयल की सुपरनोवा परिकल्पना। देखिए, होयल वैज्ञानिक होयल खगोलवेत्ता ने बताया सुपरनोवा क्या होता है कि कुछ ब्रह्मांड में कुछ तारे ऐसे होते हैं जो अचानक दिखाई देते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। तो आज भी ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से तारे हैं जो सुपरनोवा के नाम से जाने जाते हैं, जो अचानक दिखाई देते हैं, कुछ समय दिखाई देने के बाद अचानक वो गायब हो जाते हैं। तो होयल मानते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति भी सुपरनोवा से हुई है। सुपरनोवा परिकल्पना यानी सुपरनोवा तारा से हुई है, जो अचानक दिखते हैं और अचानक ही वो गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है वो बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है। ये जितने भी सिद्धांत हैं इन सभी सिद्धांतों को नकार दिया गया है। वर्तमान का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत माना जाता है वह बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है, बिग बैंग सिद्धांत को माना जाता है। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का जो माना जाता है उसमें ये बताया गया लीव इट हियर। बेल्जियम के गणितज्ञ लेमेटियर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। बिग बैंग थ्योरी दी गई थी जिसको वर्तमान में पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत ही माना जाता है। लेमेटियर ने बताया था कि शून्य बिंदु में आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ था और विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड में तापमान का विस्तार हो गया था जो 1000 करोड़ केल्विन डिग्री तापमान पहुंच गया था। विस्फोट के तुरंत बाद ही पदार्थ का निर्माण शुरू हो गया था और पदार्थ के निर्माण के साथ ही पदार्थ का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन परमाणु का निर्माण नहीं हुआ था। तो देखिए, तापमान जब विस्तृत होने लगा तो विस्फोट के तुरंत बाद ही पदार्थ का निर्माण हो गया था, लेकिन जब पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ जिसको लगभग 3 लाख वर्ष लगे, उसके बाद 3 लाख वर्ष लगे विस्फोट के बाद पदार्थ को ठंडा होने में। और जैसे जैसे पदार्थ ठंडा होने लगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का निर्माण नहीं हुआ था या इलेक्ट्रॉन परमाणु के चक्कर नहीं लगा रहे थे। जब परमाणु धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और का निर्माण हो गया था, तो जो इलेक्ट्रॉन बड़े थे ठंडा होने के साथ ही वो अब चक्कर लगाने लगे थे। तो कहने का मतलब यह है कि 3 लाख वर्ष के बाद जब पदार्थ ठंडा होने लगा तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होने लगा और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो जब परमाणु का निर्माण हो गया तो ये परमाणु आपस में संगठित होकर ग्रह, उपग्रह और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी को सर्वमान्य थ्योरी माना जाता है, बिग बैंग सिद्धांत को ही माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर हुई है। वर्तमान का जो यही बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है कि शून्य में विस्फोट हुआ, विस्फोट के साथ ही तापमान में पृथ्वी, जब तापमान धीरे धीरे ठंडा हुआ तो प्रोटॉन का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण हुआ और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आपस में संगठित हो जाने से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो आज अपन ने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे
बारे में अलग अलग सिद्धांत देखे थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत को माना जाता है और बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान में पृथ्वी की उत्पत्ति को सर्वमान्य सिद्धांत माना